सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर स्वामी विज्ञानंद जी, भारत के विश्वविख्यात उद्यमी JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल जी, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन भाई राजेश शर्मा जी, शैलेश त्रिवेदी जी, मंच पर उपस्थित और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर एक बार मैं एनुअल वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हूँ। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था और आज फिर एक बार आप सभी के बीच उपस्थित होते हुए मुझे बहुत हर्ष है। इस बार हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रखी है, इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और प्रॉस्पेरिटी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की आज जो अर्थव्यवस्था की दिशा है, उस दिशा को डिफाइन करने वाली इस प्रकार की इस थीम के ऊपर हम सब लोग मिलकर आज मंथन कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो ये केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, एक विचार है, एक जीवन पद्धति है, एक बहुत ही प्राचीन इस प्रकार की व्यवस्था है जिस व्यवस्था ने हजारों हजारों वर्षों तक हमारी सभ्यता को जीवित रखा। आज दुनिया इस बात को मानती है कि जिनको दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं समझा जाता था, वो सारी की सारी सभ्यताएं 2000, 3000, 4000 साल पुरानी वो समाप्त हुई। उनमें से कोई भी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में हमको दिखाई नहीं देती। केवल एक सिविलाइजेशन है, केवल एक सभ्यता है जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जिसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जा सकता है, जिसको हिंदू सभ्यता भी कहा जा सकता है, जिसको भारतीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों साल से कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, इस प्रकार की सिविलाइजेशन के रूप में आज स्थापित हुई है। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारी समृद्धि की कहानियां सुनते थे, हमारे संस्कृति की जो उच्चतम मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति है, उसका जो अभ्युदय था, उसकी कहानियां सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। थोड़े बड़े होने लगे तो एक प्रकार से हर चीज को प्रश्न पूछा जाता है, और जब प्रश्न पूछा जाने लगा तो कुछ कंफ्यूजन भी लोगों के मन में तैयार हुआ कि क्या यह सच था या केवल कहानियां थी। लेकिन आज हम जिस प्राइड की बात करते हैं, अब वो एविडेंस बेस्ड प्राइड है, क्योंकि आज जब दुनिया में अलग अलग प्रकार से, विशेष रूप से भारत में एक्सकेवेशंस हुए, कार्बन डेटिंग हुआ, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस सामने आए, तो ध्यान में आया कि जिस समय आज का आधुनिक यूरोप ये स्टोन एज में था, उस समय भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता पूरे विकसित स्वरूप में दुनिया में अस्तित्व में थी। और हम लोग अगर सही मायने में आज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखें, तब भी 10,000 साल पहले भी हम लोग पूर्ण विकसित रूप में
एक सभ्यता के रूप में बसे हुए पाए जाते हैं। और मुझे लगता है इसके कारण अब हमारा प्राइड ये कथा कहानियों का प्राइड नहीं है, अब हमारा प्राइड एविडेंस बेस्ड प्राइड है कि हाँ हम थे, लेकिन हम सिर्फ थे, इसमें बहुत दिनों तक जिया नहीं जा सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि जो एक हमारा पुराना पुण्य होता है उसके भरोसे जिंदगी नहीं कटती। उस प्राइड को हम हथियार बना सकते हैं, उस प्राइड को आत्माभिमान का उसकी एक व्यवस्था हम तैयार कर सकते हैं और उसके भरोसे हम लोग उस स्वाभिमान के भरोसे, उस कॉन्फिडेंस के भरोसे आने वाले दिनों में फिर एक बार उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जैसे सभी ने यहां पर बताया कि धर्म का मूल ये अर्थ है, ऐसा जो चाणक्य ने लिखकर रखा है। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो समृद्ध देश है वही दुनिया चलाते हैं, उन्हीं का विचार चलता है, उन्हीं की भाषा चलती है, उन्हीं के आचरण चलते हैं, उन्हीं का संगीत चलता है। इसलिए हमें एक प्रकार से समृद्ध देश के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और जैसा आज की थीम है इनोवेशन की बात होती है, तो हम लोग तो इनोवेटर्स ही है, क्योंकि वैदिक काल से अगर हम लोग हमारे विचारों को देखें तो हमारे सारे विचारों में इनोवेशन हमको दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार का खगोल और भूगोल जो दुनिया को कभी पता ही नहीं था, वो हमारे वेदों में या जो प्रीवैदिक हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें दिखाई पड़ता है। वो शायद आज के ज़माने में उस प्रकार के खगोल को खंगालने के लिए या उस प्रकार के खगोल का उपयोग करने के लिए सुपर कंप्यूटर को उपयोग में लाना पड़ता है। लेकिन बिना सुपर कंप्यूटर के हमारे उस समय के संशोधकों ने, इनोवेटर्स ने उस चीज को एक प्रकार से समझा था, उसके साइंस को समझा था और उस माध्यम से हमारे पूरे विचारों को डेवलप करने का काम किया था। और आज जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो ये भी बहुत सही है कि हम लोग अब 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं। और ये 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये पूरे तरीके से आज इनोवेशन बेस्ड इस प्रकार का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि सज्जन जी ने जो बात कही ये बहुत सही है कि मैन्युफैक्चरिंग ये एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है भी और होनी भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इसमें जो एक लाइन थी वो लाइन भी समाप्त हो रही है। और इनोवेशन के कारण ये दोनों चीजें एक प्रकार से 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बिल्कुल एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाली है। और विशेष रूप से 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हमने एक तरीके से कैच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें उतने तत्परता के साथ उसको कैच नहीं कर पाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसको पूरे तरीके से लीड करने की ताकत ये भारत में है, ये हमारे इनोवेटर्स में, ये हमारी अर्थव्यवस्था में है। और विशेष रूप से आज जब डेटा और एआई ये पूरे तरीके से हर क्षेत्र को डिसरप्ट कर रहा है, आज अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, इन तीनों क्षेत्रों को जिस प्रकार से डेटा और एआई डिसरप्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा मौका ये भारत को आज है। अभी अभी एआई टूर पर जब सत्या नडेला आए थे मुंबई में, तो उस समय सत्या नडेला जी ने जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन किया उसमें उन्होंने कहा कि 2030 में गिटहब पर सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी भारतीय होगी, उसमें चाइना चौथी होगी, भारत की जो डेवलपर कम्युनिटी है वो पहले नंबर पर होगी। और हम एक प्रकार से ये जो एआई डेवलपर्स इकोनॉमी है उसको पूरे तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। आज भी गिटहब पर जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर आज भी सबसे बड़ी कम्युनिटी के रूप में भारत उभर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक डिसरप्शन आज एआई के कारण आने वाला है, जिससे
एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कह सकते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस ये बदलने वाला है। ये आज का इनोवेशन है, और इस इनोवेशन में अगर हम भारतीय जिस प्रकार से हमने सिलिकॉन वैली को डोमिनेट किया, उसी प्रकार से अगर हम लोग अब इस इनोवेशन को डोमिनेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विसेज का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में एक बड़ा इम्पैक्ट हम लोग भारतीय कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक हमारी दूसरी थीम है सेल्फ रिलायंस की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग एक समय था कि स्वदेशी की बात करते थे, और स्वदेशी महत्वपूर्ण ही है। स्वदेशी के सिवाय कोई देश ये आगे नहीं बढ़ सकता, और भारत जैसा देश जिसको दुनिया मार्केट के रूप में देखती है, उस देश को 140 करोड़ लोगों के देश को अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बना पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कोई भूल नहीं होगी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक रास्ता चुना है, इस रास्ते में स्वदेशी की परिभाषा ये आज क्या है, तो हमारे देश में जो बनता है, कौन बना रहा है ये अगले स्टेप में देखेंगे। पहले स्टेप में हमने ये देखना है हमारे देश में जो बनता है वो स्वदेशी है, क्योंकि इस देश में पैसा लग रहा है, इस देश में रोजगार निर्माण हो रहा है, इस देश के लिए तैयार हो रहा है। तो मेक इन इंडिया भी और मेक फॉर वर्ल्ड भी, जो भी इंडिया में तैयार होता है, भारत में तैयार होता है, वो आत्मनिर्भर भारत की मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से उसकी परिकल्पना में वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अगली स्टेप निश्चित रूप से यह होगी कि भारतीय कंपनियां ही इन सारी चीजों को तैयार करें। हम अगर चाइना की हिस्ट्री को देखें तो चाइना कोई अचानक आगे नहीं बढ़ा, हम चाइना जैसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो हमको ध्यान में लेनी पड़ेगी। चाइना ने मूल रूप से, हम लोग जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी जापान से आई है, मेजर टेक्नोलॉजी जापान से आई, और जापान से आई हुई टेक्नोलॉजी को जिस प्रकार से उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग में परिवर्तित कर दिया, खैर हम लोग उस प्रकार के लोग है भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्होंने जिस भी तरीके से हो, क्योंकि मैं जापान ज़्यादा जाता हूँ, जापान से वहाँ पर मेरे संबंध भी अच्छे हैं, तो हमेशा वहाँ पर इस बात का उनकी सारी बड़ी कंपनियों को दुख होता है कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये चाइना में किया, और हमारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अब चाइनीज लोगों की कंपनियां हमसे आगे बढ़ गई और हम लोग पीछे रह गए। इस प्रकार का मलाल ये जापानीज कंपनियों में मुझे हमेशा दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो भारत में तो इस प्रकार के हमारे इनोवेटिव माइंड्स है कि जिनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को समझकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज भारत में जो हमारी आत्मनिर्भरता है, उस आत्मनिर्भरता की ओर बड़े पैमाने पर जा सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जिस भी प्रकार से टेक्नोलॉजी आती है उसका स्वागत हमने करना चाहिए। और विशेष रूप से एक बात अच्छी है कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी लाते समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी कई शर्तें रखी हुई है, तो कई क्षेत्रों में आज जो हमें इनोवेशन दिखाई पड़ता है या आत्मनिर्भरता दिखाई पड़ती है, विशेष रूप से सज्जन जी ने जिसकी बात की, हमारा डिफेंस का क्षेत्र, इसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण मुझे ऐसा लगता है एक बेस हमको मिला, और उस बेस के ऊपर हमारे भारतीय इनोवेटर्स ने जिस प्रकार से चीजें बनानी शुरू की, आज दुनिया को यह आश्चर्य लगता है जिस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को हम तैयार कर रहे हैं। तो भारत में यह ताकत हमारे पास है, हम लोग इस चीज को जानते हैं और इस चीज को करने का हम लोग प्रयास भी करते हैं। और आने वाले दिनों में एक और बहुत अच्छी बात है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश पर सबका विश्वास है। आज चीन ने तरक्की बहुत की है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, ये दुनिया के सामने एक उदाहरण है। लेकिन फिर भी दुनिया का चीन पर विश्वास कम है। चीन की जो एक प्रकार से एक्सपेंशन करने की आदत है, चीन की जिस प्रकार से अलग अलग देशों को फाइनेंस करके फिर उनकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की जो एक चीन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण चीन के ऊपर अब थोड़ा विश्वास कम है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज आज क्या है? हमारा एडवांटेज ये है कि हमारे देश के नेतृत्व पर और हमारी संस्कृति पर दुनिया का विश्वास है। दुनिया को ये पता है कि ये को एग्जिस्टेंस वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं ये वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, ये सर्वेदपि सुखिनः सन्तु वाले लोग हैं। इसलिए दुनिया को जब भारत उस देश में जाता है तो उनको डर नहीं लगता, भारत के नेतृत्व से डर नहीं लगता। उनको लगता है कि ये नेतृत्व हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए आया है, ये हमारे साथ काम करने के लिए आया है। और इसलिए अब सबसे बड़ा अवसर भारत के लिए क्या है? तो नेक्स्ट वेव कौन सी है? नेक्स्ट वेव अफ्रीका है। अब 2035 के बाद, 2040 के बाद ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, ये सारा जो डेमोग्राफिक एडवांटेज भारत को है, अब ये अफ्रीका की ओर धीरे धीरे जाएगा। और ये जो नेक्स्ट वेव है अफ्रीका की, उस समय अफ्रीका के साथ जो को क्रिएट करेगा, जो को डेवलप करेगा, जो को मैन्युफैक्चर करेगा, वही दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से संचालित करने का काम करेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के और कई अफ्रीकन देशों के बहुत पुराने रिश्ते रहे। आज अफ्रीकन कंट्रीज के लोग जब हमको भी मिलने आते हैं, उनके जो राजनेता मिलने आते हैं, भारत के प्रति उनके मन में एक बहुत बड़ी संवेदना है। उनको लगता है कि हमारे लोग हैं। और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अफ्रीका के साथ संबंध तैयार किए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आज नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानती है। वो मानती है कि हमारी जो आवाज है वो दुनिया में अगर कोई रख सकता है तो मोदी जी रख सकते हैं। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मुंबई में अभी जल्दी ही एक बहुत ही न्यू मुंबई में आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार होने वाली है। 54 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पर एक अफ्रीकन कंट्री होगी। ऐसी 54 अफ्रीकन कंट्रीज को होस्ट करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बिल्डिंग ये हमारी नई मुंबई में बनने वाली है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज भारत के जितने उद्यमी हैं, ये सारे उद्यमियों ने अफ्रीका को अब एक प्रकार से अपना नेक्स्ट टारगेट के रूप में या अपने नेक्स्ट क्रिएशन के रूप में देखना चाहिए। आज अफ्रीका भी ओपन हो रहा है। अफ्रीका में भले ही जो एक हमारी ऑर्डर होती है, उस ऑर्डर में शायद वहां के देश अभी नहीं है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़ कर एक एक देश वहां पर खड़ा हो रहा है। लेकिन उनके मन में भी भारत के प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना है। और आज अमेरिका और रशिया ने दुनिया को रूल किया क्योंकि सबसे ज्यादा संसाधन उनके पास थे। दुनिया के संसाधन इन देशों के पास है, लेकिन इन सब देशों से ज्यादा संसाधन आज अगर किसी के पास है तो अफ्रीका के पास है। रेयर अर्थ अफ्रीका के पास है, ऑयल अफ्रीका के पास है, गैस अफ्रीका के पास है। जो चीजें, जो नई अर्थव्यवस्था, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के हार्डवेयर के लिए जो चीजें आवश्यक है, ये सारी चीजें अफ्रीका के पास है। और अगर ये चीजें अफ्रीका में तैयार होना शुरू हो जाए तो आज जो लोग दुनिया की अर्थव्यवस्था को जकड़ के बैठे हैं, उनकी जकड़ से दुनिया की अर्थव्यवस्था छूटेगी और एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर पूरी दुनिया में हम लोग तैयार कर पाएंगे। और इस इकोनॉमिक ऑर्डर का नेतृत्व ये भारत कर पाएगा। इस प्रकार की एक संभावना आने वाले दिनों में हम सभी को दिखाई पड़ती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक नीति है अफ्रीका के साथ, जो आज उन्होंने संबंध तैयार किए, जिस प्रकार से एक एक छोटे से छोटे देश में जाकर वो कार्य करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, पापुआ न्यू गिनिया, जहां पर एक बड़ा हम लोगों ने सीन देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी वहां गए तो वहां के प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर छुए। ये देश इतना समृद्ध देश है। अभी उनका एक डेलीगेशन मेरे पास आया था। उस डेलीगेशन ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पर कुछ गैस फील्ड्स है, बहुत ज्यादा गैस हमारे पास है, लेकिन अभी तक जो हमारी गैस फील्ड्स है वो सारी ऑस्ट्रेलिया चला रहा है। और ऑस्ट्रेलिया हम लोगों को बराबरी की ट्रीटमेंट नहीं देता। एक प्रकार से उपनिवेशवाद की ट्रीटमेंट हमको वहां से मिलती है। इसलिए अब हम लोग उनको देना नहीं चाहते। चाइना आना चाहती है, लेकिन हम चाइना को आने नहीं देना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत आए और भारत हमारे यहाँ पर ये
सारा का सारा गैस का एक्सप्लोरेशन करे और गैस ले जाए। तो देखिए ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये हमारे हिंदू इथोस के कारण आया, ये हमारे संस्कारों के कारण आया, ये हमारी संस्कृति के कारण आया। हमारा जो इतिहास है, जिस इतिहास में हमने कभी आक्रमण नहीं किया, हमने दुनिया को विचारों से जीता। हमारे यहाँ पर जो बुद्ध तत्वज्ञान है, इस तत्वज्ञान ने पूरी साउथ ईस्ट एशिया को जीता, लेकिन कहीं पर भी तलवार नहीं चली, कहीं पर भी आक्रमण नहीं हुआ। तो केवल विचारों के भरोसे दुनिया को जीतने वाले हम लोग हैं। इसीलिए दुनिया का हम पर विश्वास है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम आज वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में यहां पर है, तो ये सारे डॉट्स को जोड़ने का काम ये फोरम कर सकता है। ये सारे डॉट्स को जोड़कर हम लोग, इतना बड़ा हमारा बृहद समाज है, इतने बड़े हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, इतने बड़े बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आज सज्जन जी जैसे लोग हैं कि जिन्होंने केवल भारत में तो एक वैश्विक उद्यमी के रूप में आज एक अपनी जगह बनाई है। इन सबको अगर हम जोड़ने का काम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉस्पेरिटी की हम लोग बात करते हैं, दुनिया में या दुनिया के ट्रेड में 20% तक पहुंचने का जो हमारा सपना है, उस सपने को हम निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं उसके लिए विचारों की प्रतिबद्धता, हमारे जो वैश्विक मूल्य है, वो हमारे वैश्विक मूल्य, हमारे हिंदू मूल्य, इन मूल्यों का संवर्धन करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं आज के इस मौके पर हमारे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से आप ये सारा कार्य करते रहे, डॉट्स को जोड़ते रहे, और जब तक हमारा भारत फिर विश्व गुरु के स्थान पर नहीं पहुंचता, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इस संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.